पढ़ना बाकी है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा टाइम कम था इस वजह से सेकंड लॉ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और इस पर हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सर्किट सॉल्व करते हैं तो किरचॉफ का नियम जो केवीएल रूल होता है, खास करके जो सेकंड रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन तक बन जाती हैं कई बार, और इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़े वेरिएबल्स होते हैं, 2 से 3 वेरिएबल्स कई बार मिल जाते हैं, उनको आपको एक दूसरे के साथ सॉल्व करके और फाइनली वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो 2 ही चीज़ होते हैं, सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल दिया रहता है और प्रतिरोध रहता है। तो प्रतिरोध और सेल 2 ही चीज़ है, और तीसरी रहती है करंट। तो 3 चीज़ें हैं, 3 वेरिएबल्स है इसमें, तो 3 में से किसी एक को पूछ लेगा, 2 आपको पता होंगे, या 2 को पूछ लेगा, 1 पता होगा, उसके बारे में हिंट कुछ दे रखेगा, तो ऐसे सवाल पूछेगा। अच्छा, अब तो बात ये हो गई, अब बात करते हैं क्विज की। क्विज की तरफ चलते हैं और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बेटा ये रहा। जल्दी से थोड़ा ध्यान से करिएगा। किरचॉफ का जो लूप का नियम है, जिसको हम द्वितीय नियम बोलते हैं या लूप लॉ बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, तो ये इसके लिए बताया गया है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। जल्दी से हो गया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब एक सेल के सिरों के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तब 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। प्रतिरोध बढ़ा करके 5 ओम बना देने पर धारा का मान 2.025 एम्पियर हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? ये क्वेश्चन जो है बेटा, इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड दिए गए हैं आपको, मतलब 1 मिनट है आपके पास। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे आप, कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व सही से करिए और आंसर बताइए जल्दी। हाँ जी बच्चे, जल्दी से। हो गया? चलिए फिर देखते हैं दोनों का आंसर फटाफट से, दोनों क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, हो गया बच्चे? आओ आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि किरचॉफ लूप नियम के लिए सही कथन क्या है, ये बोला गया है। किरचॉफ का लूप नियम जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? किरचॉफ का लूप नियम ये कहता है बेटा कि जो सेल लगे हैं, ठीक है, या सिंपल सी बात करें तो किरचॉफ का लूप का नियम का एक सिंपल सी बात बताऊं तो किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, लूप का नियम जो है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? एनर्जी कंजर्वेशन पर या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये आपको शायद मैंने कल बता दिया था। पहला वाला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा वाला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब ये जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है? जो बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो बैटरी जो है, बैटरी का जो ईएमएफ है, ठीक है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो क्या है? स्रोत है। ठीक है, इस तरह का बैटरी क्या है? स्रोत है, जो विद्युत ऊर्जा उस परिपथ में, उस सर्किट में फ्लो करवा रही है, करंट के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या लगे हैं बेटा? दूसरे लगे हैं प्रतिरोध। तो सिर्फ सेल और प्रतिरोध 2 ही चीज लगे हैं। अब सेल क्या करता है? करंट या वोल्टेज का स्रोत है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सिंपल सा ऊर्जा का स्रोत है, वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अब वो ऊर्जा क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा एक तरह से देता है, वोल्टेज गेन और वोल्टेज बोल सकते हैं लॉस। अब प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध से क्या होती है? ऊर्जा लॉस होती है। तो सिंपल सी बात है कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसका मतलब साफ साफ है कि प्रतिरोध के सिरों पर जो बेटा, या बोल सकते हैं प्रतिरोध से जो ऊर्जा लॉस हो रहा है और जो बैटरी से या सेल से ऊर्जा मिल रही है, उन दोनों का अगर देखा जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कंजर्व होते हैं। वोल्टेज गेन और वोल्टेज लाभ, ठीक है, वोल्टेज गेन और वोल्टेज लॉस जो होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो सिंपल सी ऐसी बात है कि सिग्मा आई आर जो होता है, सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई के। ठीक है, सिग्मा ई के, यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसको देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखा है, इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो पहला नियम है। ठीक है, परिपथ में सभी प्रतिरोधों के मध्य विभव परिवर्तन का बीजीय योग शून्य होता है। इसको देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, और पढ़ते हैं। परिपथ में सभी प्रतिरोधों के मध्य धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धारा का बीजगणितीय योग शून्य नहीं होता। परिपथ में सभी प्रतिरोधों और स्रोतों के मध्य विभव परिवर्तन का बीजीय योग शून्य होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बी भी यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर विभव परिवर्तन जो लिखा गया है सिर्फ लिखा गया है प्रतिरोधों के लिए। देखो, प्रतिरोध और स्रोत, स्रोत मतलब सेल की बात कर रहा है, सेल या बैटरी।
के मध्य जो विभव परिवर्तन होता है बेटा, उसका बीजीय योग जो होता है शून्य होता है। इसको हम और तरीके से और अच्छे समझेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं। तो डी नंबर को हम और समझेंगे। ये परिभाषा लिखी गई है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये लिखा गया है। किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखा है, बस इसको आप नोट कर लीजिए, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अगर कोई पूछे किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक सेल के सिरों के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब R1 बराबर कह रहे हैं कि 2 ओम है, तो करंट मान लेते हैं I1 बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर है, ठीक है, सही है, ठीक है। फिर अब R2 बराबर अगर इसको 5 ओम कर दिया गया तो I2 कितनी हो गई बेटा, I2 बराबर हो गई है 0.25 एम्पियर की, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं, देखो सेल एक ही है, सेल एक ही है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध के साथ सूत्र हम जानते हैं, वैसे तो ईएमएफ का सूत्र जानते हैं। ई बराबर क्या आता है बेटा, ई बराबर होता है आई वी प्लस आई आर, कैपिटल आर प्लस आई आर। तो इसके दो बन जाएंगे। पहला बन जाएगा पहले स्टेटमेंट के लिए कि ई बराबर हो जाएगा I1 R1 प्लस हो जाएगा I1, और ये R तो R ही रहेगा। दूसरी बार क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल तो उतना ही है, लेकिन करंट बदल गई है, प्रतिरोध बदल गया है, करंट बदल गई है, और ये आंतरिक प्रतिरोध सेम रहेगा, क्योंकि सेल सेम है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध सेम है। तो दोनों को बराबर कर लो, सिंपल सी बात है, दोनों को बराबर करो एक बार। दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, I1 R1 प्लस I1 R और I2 R2 प्लस I2 R एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर सॉल्व करो, इसलिए मैं आपको 1 मिनट दिया था, प्लस आ जाएगा I1 R बराबर हो जाएगा I2 R2 प्लस I2 R, ठीक है। R को एक तरफ ले आओ, इधर ले आते हैं, ठीक है, या इसको इधर ले जाओ, जैसा भी है, ये आप मान रख दीजिए, पहले मान रख लीजिए इनका। चलो मान रख लेते हैं। I1 का मान कितना है बेटा, 0.5 मतलब 1/2। R1 का मतलब कितना है, 2 ओम, प्लस हो जाएगा I1 का मतलब कितना है, 1/2 R बराबर I2 का मान कितना है बेटा, I2 का मान कितना है, इसको नीचे लिख लेते हैं बराबर का। I2 का मान कितना है, I2 का मान 0.25, तो इसको 0.25 को क्या लिख सकते हैं बेटा, बटे में चाहे लिखना या ऐसे लिख लो, 0.25 इंटू ये हो जाएगा 5 और प्लस आ जाएगा 0.25 इंटू R के। अब देख रहे हैं ये 0.25 काफ़ी छोटा है, ये 0.5 R है, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचेगा इधर, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस 0.5 R, ठीक है। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 R, और इधर बराबर बचा है 25 पंचे 125, तो 125 2 पर 0, 1.25, 1 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 में से 0.25 घट जाएगा, तो 0.25 R बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.25 के, ठीक है। तो सिंपल से R बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम इसका करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है, सिंपल सी बात है, बी इज करेक्ट आंसर। हुआ कि नहीं सबका, आया कि नहीं सबका, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 ओम आएगा, ठीक है। आया क्या किसी का, कैलकुलेट करोगे तभी होगा, ठीक है। कैलकुलेट किया क्या सबने, एक बार जल्दी से बताएंगे। दिस चैप्टर को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं सर ये चैप्टर में फार्मूला समझ नहीं आ रहा है, सब फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता, फार्मूला क्यों समझना है, जब बताया गया है पूरा प्रोसेस कि इस फार्मूला का मतलब क्या है, आई आर क्या है, ये ई क्या है, ये आई आर क्या है, सब बताया गया, तो इसमें समझना क्या है, ये करंट है, ये प्रतिरोध है, बाहर वाला प्रतिरोध, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, ये क्या है, छोटा आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसमें क्या समझना है बेटा आपको, इसका मतलब है बता दिया कि वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज लगाया गया है वो 2 रूपों में खर्च हो रहा है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है जो कि विभव पतन है सेल का, और ये बाहर परिपथ का विभव पतन है। तो सिंपल सी बात, 2 विभव पतन हो रहे हैं ई का, ठीक है, तो सिंपल सी दिखाया जा रहा है। अब क्या बताऊं इसमें, क्या समझना है बताओ बेटा, समझ में आएगा तब जब समझने की कोशिश करोगे और मेहनत करोगे, ठीक है। मैंने 20 बार बता रखा है कि कोई टीवी सीरियल या शो नहीं चल रहा है या गाना नहीं चल रहा है कि आपको देख करके समझ में आ जाए, बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ी थी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हल करना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, फॉर्मूले कहाँ कब कैसी स्थितियों में लगाए जाते हैं, फॉर्मूले का मतलब क्या है वो समझना होता है, ऐसे देख करके समझ में सबको नहीं आ सकता ना।
आएगा उसी को जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करिए और समझिए, ठीक है, एक दिन में समझ में नहीं। तो किरचॉफ का नियम हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात, पहला नियम बताया जा चुका है। दूसरा नियम, सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम बोल रहे हैं द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोला जाता है, या फिर इसको वोल्टता का नियम भी बोल रहे हैं, और नाम बाकी आपको बता ही रखा है हमने, वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम है जिसको हम KVL भी बोला करते हैं, ठीक है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। KVL का मतलब क्या हो गया बेटा, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ओके। अब किरचॉफ वोल्टेज रूल को हम पढ़ रहे थे, और मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया था। यहाँ पर बताना कि ये चित्र वही है कि नहीं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ये चित्र कुछ ऐसा से मैंने बनाया था। ठीक है, ऐसा चित्र था, सही बात है। यहाँ पर पॉइंट A था, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E, और यहाँ पर F, ऐसे पॉइंट थे, सही है ना। तो ऐसा पॉइंट था। अब यहाँ से करंट निकल रही थी, मैंने बताया यहाँ से करंट निकल रही है। माना कि यहाँ से करंट I1 निकल रही है, I1 करंट आ रही है आगे, I1 करंट आगे आई, I1 करंट इधर आएगी, और इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद अब I1 करंट को एक और करंट मिल रही है यहाँ से, जो कि द्वितीय सेल से आके चल के आ रही है। मान लेते हैं I2 करंट आ रही है। यहाँ पर मिलने के बाद जंक्शन रूल लगाएंगे, I1 और I2 इस पॉइंट पर आके जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। आगे जाने के लिए तैयार है जो करंट, जो आगे करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 और I2 दोनों का योग होगा, आगे जा रही है। मतलब R से होके जाने वाली करंट क्या है बेटा, I1 प्लस I2। सिर्फ I1 और सिर्फ I2 नहीं जा रही है, दोनों एक साथ जा रही है, ठीक है। अब R से ये करंट पास हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये करंट पहुंची यहाँ पर पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पर I1 प्लस I2 दोनों पहुंची हैं, ठीक है। I1 और I2 दोनों पहुंची हैं यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, I2 यहाँ से निकली थी तो इधर I2 चली जाएगी, सिंपल सी बात, इसके पास, और बची हुई करंट कितनी है, I1, तो I1 ऊपर पहुंच जाएगी, अपने सेल के पास पहुंच जाएगी। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये बताया था आपको। अच्छा, ये बताया था आपको, तो इसके आगे क्या और सुनो, थोड़ी सी कहानी और है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, मैंने कहा था किधर से भी चल लो, आपने शायद चेक किया होगा, ठीक है। अगर आपने चेक किया होगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको दो इक्वेशन बना के दिखाई थी। इसको लूप 1 मैंने माना था, ठीक है। ऐसे घूमे थे, ए से घूम करके चले थे और ए पर घूम के फिर आए थे। यहाँ पर क्या किए थे, बी से घूम करके गए थे और बी पर ही फिर घूम के आए थे। तो ये पहला लूप था, ये हमारा दूसरा लूप था। दो लूप में घूमे थे। पहला लूप जो हमारा था फर्स्ट लूप, पहला लूप की बात करें, पहले लूप की बात करें तो पहला लूप हमारा बेटा ए बी ई एफ ए, ठीक है। लूप इसमें जब हमने बात की थी तो समीकरण क्या लिखा था हमने, समीकरण लिखा था ए से बी तक गए, कुछ नहीं मिला। बी से अब ई की तरफ जाना है, हमें क्या करना है, ए से चलना है, ए से बी पे आए, कुछ नहीं मिला। बी से ई पे गए, क्या मिला, पहले मिला R2, और दिशा क्या है, I1 करंट, I2 करंट इधर आ रही है, लेकिन हम I2 के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो चिन्ह सिंपल सा ऋणात्मक ले लेंगे। मिला क्या, I2 मिला, और क्या मिला बेटा, R2 मिला। R2 से प्रवाहित होने वाली करंट क्या है, I2 है। फिर और आगे गए तो हमें E2 मिला। E2 का कौन सा सिरा मिलता है, जो ये सेल मिल रहा है, सेल कौन सा मिला, पहले सेल का धनात्मक सिरा मिला कि ऋणात्मक, तो धनात्मक सिरा मिला, इधर से जाते समय धनात्मक सिरा मिला, धनात्मक क्या मिला हमें, E2 मिला। फिर और आगे जाओ, और आगे चले गए, और आगे चले गए, ई पर पहुंचे, अब ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक कुछ नहीं मिला, एफ तक कुछ नहीं मिला। एफ से इधर आएंगे तो फिर ऋणात्मक सिरा मिल रहा है, मुझे ऋणात्मक सिरा मिल रहा है, किसका बेटा, E1 का मिल रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब I1 करंट की दिशा में हम चल रहे हैं, क्या मिला, R1, मतलब धनात्मक दिशा में चल रहे हैं। I1 के करंट की दिशा जो होगी वो धनात्मक, मिला क्या, I1, और किससे होके जा रही है, R1 से। कहां पर पहुंचना था हमें, ए पर पहुंचना था, ए पर पहुंचा, एक चक्कर पूरा हो गया, समीकरण कंप्लीट, तो बराबर कर देंगे 0 के। बात समझ में आई क्या, यही किया था, यही किया था। अच्छा, तो ये था दूसरा ले लेते हैं। दूसरा था B C D E B में, ठीक है। इस लूप की बात करते हैं, तो लूप इसमें बात करें तो इसमें हमने कहां से चलना स्टार्ट किया था, तो B से C तक चलेंगे, कुछ नहीं मिला।
सी से डी की तरफ जाएंगे, करंट क्या चल रही है, I1 प्लस I2, किसमें से होके जा रही है, R से प्रवाहित हो रही है, या इसको R3 बोला था हमने, R नहीं बोला था, R3 बोला था, ठीक है, R3 बोला था, ठीक है। तो R3 से होके जा रही है, तो R3 से होके जाने वाली करंट क्या है बेटा, ध्यान से देखो, R3 से होके जाने वाली करंट कौन सी है, R3 से प्रवाहित होने वाली करंट जो है बेटा वो है I1 प्लस I2, ठीक है। अब करंट के साथ आगे चलेंगे, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि डायरेक्शन वही है, पहुंचे ई पर से पहुंचने के बाद इधर आए, यहां तक में कुछ नहीं मिला, फिर डी से ई तक में कुछ नहीं मिला, ई से इधर आए तो ये माइनस चिन्ह मिला, और क्या मिला, E2 ऋणात्मक मिलता है, क्या मिलता है, E2। फिर और आगे चले तो हमें मिला, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, I2 की डायरेक्शन में क्या मिला, I2 के साथ चलते हुए R2 मिला, तो धनात्मक I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम पहुंच आए जहां से हम चले थे। तो ये इक्वेशन बन गई, ये समीकरण हो गई हमारी 1 और ये समीकरण हो गई 2। इस तरह से आपको समीकरण बनाना सीखना है सिर्फ, ठीक है। सिंपल से एक चीज याद रखिएगा कि करंट के डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, बी से ई की तरफ जाएंगे बेटा जब, तो हमें प्लस मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, ठीक है। करंट के डायरेक्शन निगेटिव है, लेकिन सेल जो मिलेगा, सेल का कौन सा सिरा मिलता है वो लिखना है, ठीक है। करंट के साथ जब प्रतिरोध का लिखेंगे, करंट और प्रतिरोध का गुणनफल जब लिखते हैं तो वो चिन्ह लेते हैं करंट का। करंट अगर करंट की दिशा में चलते हुए हमें मिला है प्रतिरोध तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, करंट की अगर विपरीत दिशा में चलते हुए मिलेगा तो नेगेटिव मिलेंगे। बेटा हम 50 सेल लगा सकते हैं, 100 सेल लगाते हैं, 1000 सेल लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कितने लगे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 सेल लगे हैं और 3 प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है। माइनस I2 नहीं आया बेटा, माइनस चिन्ह लगा है सिर्फ, माइनस I2 माइनस नहीं है, माइनस हम चल रहे हैं, I2 इधर आ रही है और हम जा रहे हैं इधर, हम लूप में किधर चल रहे हैं, ए से गए बी पर, अब बी से ई पर जा रहे हैं, करंट किधर आ रही, करंट इधर आ रही, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टा, ठीक है। धारा के प्रवाह के विपरीत चल रहे हैं ना, तो धारा तो आगे की तरफ है लेकिन हमें जाना किधर है, उल्टा, तो हम उल्टा चल रहे हैं। धारा अपने आप पॉजिटिव चल रही है, हम उल्टा जा रहे हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि पॉजिटिव से हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी दिशा की तरफ लिखते हैं। हमने आपको बता रखा है कि करंट के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, करंट के विपरीत में हम जब चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आई क्या, एक बार जल्दी से बताइए, यहां पर बात समझ में आई। आप किसी भी बिंदु से चल सकते हैं, जहां से आपका मन करे वहां से चलिए, लेकिन शर्त इतनी सी है कि उसी बिंदु पर घूम के आना है, और जो रास्ता है उसी से। ऐसा नहीं कि आप बी से सी पे गए, सी से डी पे और डी से बिना ई पे गए, यहीं पर फिर आ जाओ, नहीं, जो रास्ता है रास्ते से चलेंगे आप, लेकिन जहां से चलेंगे वहीं पे आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि करंट की डायरेक्शन का याद रखेंगे, करंट की डायरेक्शन के विपरीत आप जब चल रहे हैं तो इसका मतलब ऋणात्मक, करंट की डायरेक्शन में जब चलते हुए कोई चीज मिल रही तो धनात्मक, ठीक है। इक्वेशन देखो और उसको देखो, पहली वाली इक्वेशन को एक बार देखो, लूप दिया है, ए से बी पे जाना है, ये क्या बता रहा है कि हमें ए से बी पे जाना है, फिर बी से ई पे जाना है, फिर ई से एफ पर और एफ से ए पे लौट आना है। यहां पर क्या बता रहा है, बी से सी पे जाओ, सी से ई पे जाओ, सी से डी पे जाओ, डी से बी पे ई पे जाओ और ई से बी पे लौट आओ फिर से। तो सिंपल सी बात है, इस लूप पे चलते रहो और हर एक लाइन में, हर एक खंड में देखो क्या क्या मिल रहा है और कैसे मैंने लिखा, एक बार देखो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको देखो, पहली समीकरण को अपने खुद के बना के देखो, उस चित्र को देखो और इस समीकरण को मैच करो कि कैसे मैंने लिखा। जल्दी से हो गया, जल्दी से हो गया कि नहीं, मिल रहा है सब चीज, सारा नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, सब नियम चल रहा है, सब नियम सही लिखा है, सब नियम सही लिखा है ना, सही है। हाँ, तो सारी चीजें दिख रही है ना, जैसे लिखा गया, समझ में आया कैसे लिखा गया ना। डायरेक्शन मैंने बता दी, कैसे कैसे चलना है, कहां से कहां जाना है, कहां से कहां, और जो जो चीजें मिल रही है लिखते चले जाओ, डायरेक्शन देखेंगे और लिख लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, ये हो गई 2 इक्वेशन, हमें 2 इक्वेशन ही बनानी थी, बाकी आपको जब सवाल ये, क्योंकि इसको अब सॉल्व करने का मतलब नहीं ना, क्योंकि अभी इक्वेशन है, आपको जब सवाल दिया रहेगा तो सवाल में आपको ये दिया रहेगा E1 का मान कितना है, E2 का मान कितना है, आपको कोई एक चीज पूछेगा तो कोई एक चीज हम निकाल लेंगे। अभी मैं सवाल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा इसका रूप में बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक छोटा रूप बनाने वाला हूं मैं। अब इसका एक छोटा रूप बनाने वाला हूं, सिर्फ एक लूप बनाऊंगा, ठीक है, एक छोटा रूप बनाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या होता है, किरचॉफ ने जो कहा था उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप समझेंगे आप डिटेल में, ठीक है, सही फीलिंग के साथ थोड़ा समझिए, ठीक है।
लेट्स से कि ये हमारा लूप है, ये R1 है और ये R2 है। ध्यान से सुनिएगा, इसका पॉइंट का नाम देना है, ले लो A B C और D, ठीक है, ABCD पॉइंट दे लो, नाम दे लो C और D, ठीक है। इस तरह से आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं। अब यहां से सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा क्या हो रहा है। या इसको हटा दो, थोड़ा सा एक को हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, इसमें सिर्फ प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध सिर्फ जुड़ा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहां पर E1 नहीं, ये सिर्फ E है, ये सिर्फ E मान लेते हैं, ये R1 है और इसको हम मान लेते हैं ये R2 है। ध्यान से देखना, गलत मत करना। यहां से करंट चलेगी, निकाल लेते हैं। मान लो I करंट बह रही है, I करंट बह रही है, I करंट बह रही है, I करंट जाएगी, रास्ता एक ही है तो I करंट जाएगी, I करंट जाएगी। ये सिंपल सा सर्किट है, करंट बहेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहां तक हो गया, ध्यान से सुनते रहना, इसमें समझना क्या है। किरचॉफ ने जो कहा था उसको अब सही समझने की बारी आपकी आ गई है। अब मैं अगर समीकरण लिखना चाहूं, किसी भी तरफ से चल लो आप, किसी भी तरफ से, कहां से चलना चाहते हैं आप, कहां से चलना चाहते हैं, चाहे विपरीत दिशा में चलो चाहे सेम दिशा में चलो, कहां से चलें? ए से बी पे आए, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर, या डी से ए पे आऊं, या ए से इधर, या उल्टा चल लो, ए से डी पे चले जाते हैं, डी से सी पर, सी से बी पर, बी से ए पर। उल्टा चल के दिखाऊं मैं? चलो उल्टा चल के दिखाते हैं। मैं ए से जा रहा हूं, चलो डी पर, डी से जा रहा हूं सी पर, सी से आ रहा हूं फिर बी से, बी पर, और बी से जाऊंगा ए पर। लूप कंप्लीट हुआ कि नहीं? हमने लूप ये ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैं उल्टा चल रहा हूं, एकदम उल्टा, जो पहले चला था उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ए से डी पे चले जाते हैं, उल्टा कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। चलो चलो समीकरण बताओ मुझे, क्या लिखूं? पहले मुझे बताओ कि करंट किधर आ रही है। जब मैं ए से डी की तरफ चलने को तैयार हुआ, मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूं, मुझे क्या दिखा? करंट इधर आ रही है, तो मतलब मैं करंट की डायरेक्शन के विपरीत हूं। मुझे क्या मिला? R1 मिला, और करंट कितनी बह रही है? I। तो I R1 तो लिख लेंगे, लेकिन कैसे मिला? I की करंट जो है इधर की तरफ डायरेक्शन है, मैं उधर जा रहा हूं, मतलब ऋणात्मक होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मुझे क्या मिला? आगे चलते हुए मुझे मिला E का कौन सा सिरा मिला पहले? प्लस या माइनस? सेल का कौन सा सिरा मिला? प्लस या माइनस? तो प्लस मिलता है, प्लस मिलता है, E लिख लेते हैं। ध्यान से सुनते रहना, E लिख लेते हैं। आगे चलो, डी पर पहुंच गए, डी से चले आओ, ई पर कुछ नहीं मिला, ई से इधर आओ। करंट किधर आ रही है? इधर। हम जा किधर रहे हैं? इधर। हमारे आने की डायरेक्शन क्या है? हम आ किधर रहे हैं? इधर की तरफ। करंट किधर जा रही है? उधर। हमें घूम के इधर आना है ना, तो इधर आ रहे हैं। आई की डायरेक्शन उधर है, हम आ रहे हैं इधर, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। निगेटिव डायरेक्शन में आते हुए मुझे क्या मिला? R2 मिला, तो ये हो जाएगा IR2, ठीक है। पहुंच आए बी पर और कुछ नहीं मिला रास्ते में, बी पे आए, बी से ए पे चले गए, कुछ नहीं मिला, तो बराबर 0। जब पहुंच जाओ उस पॉइंट पर तो बराबर करके 0 लिख दो। ये समीकरण लिख रही है, सिंपल से दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें ऐसा करो, ई को इधर ही रखते हैं, बाकी जो माइनस वाले उसको उधर भेज दो बराबर के। तो ई बराबर मैं लिखूंगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? IR1, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस IR2। दिख रहा है क्या? देखो, देखते रहो देखते रहो। अब ई बराबर अगर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, ई बराबर अगर मैं लिखूंगा तो I कॉमन है, और ये आ जाएगा R1 प्लस R2। अब मैं R1 और R2 को अगर देखूं तो R1 और R2 कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं? बताओ मुझे। R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से। हाँ जी बच्चे, इतना टाइम कैसे लग रहा है? बताइए ना जल्दी से। R1 R2 कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? हाँ जी, श्रेणी क्रम में। सभी गधे हैं, सभी गधे हैं एकदम। करंट सब में सेम जा रही तो श्रेणी क्रम होगा ना। किसको दिख रहा है समांतर क्रम में? कहां लिखा है समांतर क्रम? कहां है समांतर क्रम? समांतर क्रम का मतलब बताया ना क्या होता है? श्रेणी क्रम में है ना, सब में करंट सेम चल रही है, करंट अलग हुई है क्या? समांतर कहां दिख रहा है आपको? ऊपर नीचे लिखे इसलिए, ऊपर नीचे लिखे हैं क्या इसलिए? गधों वाला दिमाग, इसीलिए कह रहा हूं ना कि गोबर भर के मत पढ़ो ना। सीरीज है कि श्रेणी जो है पैरेलल है? ये पैरेलल दिख रहा है आपको, रास्ता ही तो मुड़ा है, प्रतिरोध तो वही जुड़े हैं उसी रास्ते में। क्या दिख रहा है? समांतर क्रम किसको दिख रहा है यहां पर? एक ही बिंदु के बीच में जुड़े हैं दोनों क्या? समांतर क्रम तो तब होता है जब एक ही बिंदु के बीच में जब सभी जुड़े होते हैं।
श्रेणी क्रम है ना ये, कि नहीं है? क्यों गलती कर रहे हो? ये गलती क्यों कर रहे हो? ऊपर नीचे देख करके गलती कर रहे हो आप। ये देख के गलती कर रहे हो कि ऊपर R1 लिखा है, नीचे R2 लिखा है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है कि अलग अलग बिंदु है दोनों। ये ए के बीच में जुड़ा है, ये बी पर जुड़ा है, ये सी पर जुड़ा है, ये डी पर, यहां पर सेल भी लगा है, अलग अलग है। करंट सब में सेम जा रही है। मैंने क्या कहा है? सिर्फ करंट का पीछा करा करो। करंट अगर सेम जा रही है जिसमें जिसमें वो श्रेणी क्रम में है, जिसमें करंट जाके बट जा रही है, जब करंट बटे इसका मतलब समांतर क्रम है। यही बोला है ना। तो करंट जब सेम चल रही है तो श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। तो इसको हमने मान लिया कि माना R बराबर क्या मान लिया? रिजल्टेंट प्रतिरोध निकाल लिया इस सर्किट का, कितना है? R बराबर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 दिख रहा है यहां पर। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब निकल के क्या आया, पता चला आपको? नहीं पता चला। मैं इसी चित्र को बना के दिखाता हूं आपको। इसी चित्र को मैं हल करता हूं। देखो अभी इसी चित्र को मैं छोटा करता हूं, इसी चित्र को मैं छोटे रूप में बनाऊंगा। तो जानते हो कैसे बन जाएगा? R1 R2 को हल करके R कर लिया हमने, और एक ही जुड़ा है यहां पर सेल, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। ये R आ गया, ये E है, क्या दिख रहा है? और इसमें करंट कह रही है I। करंट कितनी बह रही है? I। ये R1 और R2 को हल करके R बना दिया, यहां पर जोड़ दिया। एक ही बात तो हो गई। R बराबर क्या है? IR। अब मुझे क्या दिख रहा है कि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात मैं देख पा रहा हूं यहां पर। इसी चित्र को अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है इसका विभवांतर इसका विद्युत वाहक बल E है। अब देखो प्रतिरोध कहां जुड़ा है? प्रतिरोध इन दोनों पॉइंट को बीच में जुड़ा है यहां पर। मान लो ये पॉइंट कुछ है, मान लो ये छोटा ए पॉइंट है, ये छोटा बी पॉइंट है। छोटे ए और छोटे बी पॉइंट के बीच में जुड़ा है कौन? कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा है? प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है। तो प्रतिरोध जुड़ा है। या इसी को चित्र को और थोड़ा सरल बनाता हूं मैं, इसी चित्र को थोड़ा और सरल बनाता हूं। इस चित्र को आप थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, इस चित्र को थोड़ा और सरल करते हैं। इस चित्र को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, भाई तार ही तो है, ये सब तार ही तो है। तो तार को तो चाहे जितना लंबा और जितना छोटा हम बना दें, ठीक है, चाहे जैसे चित्र बनाने की कोशिश करें हम बना सकते हैं। ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं कि नहीं? अरे यही चित्र तो है, यही चित्र तो ये है। इसमें आई करंट बह रही है, ये आई करंट जा रही है, ये आई करंट इससे गई, आई करंट ऊपर चली गई, और आई करंट ये आ गई। एक ही बात है कि नहीं? ये बात और ये बात एक ही है कि नहीं? जो ये है वही ये है, वही ये है वही ये है, ठीक है। अब इसमें मैं देखूं, अगर ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं देखूं, बहुत ज्यादा आई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको पता है आई करंट बह रही है इसमें। अब मैं यहां पर देखूं तो ए आर जो है यहां पर जुड़ा है, मान लो इस पॉइंट पर जुड़ा है। इसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ई जो है विद्युत वाहक बल है सेल का, इसका क्या है? इसका वोल्टेज कितना है? आर के सिरों का वोल्टेज बताओ। आई करंट इसमें बह रही है, मान लेते हैं इसका वोल्टेज वी है। तो वी बराबर क्या लिखते हैं हम? वी बराबर क्या लिखते हैं? आई आर। वी बराबर क्या होता है? आई आर लिखेंगे इसका। वी इसका सिरों का वोल्टेज है, अगर मान लेता हूं। आर के सिरों का वोल्टेज विभवांतर कितना है? आर का विभवांतर बताओ कितना है? वी है। तो वी बराबर क्या होगा? आर प्रतिरोध है, आई करंट बह रही है, वी बराबर आई आर लिखेंगे। अच्छा, तो आई आर को क्या लिख लेंगे? ई बराबर क्या आ जाएगा? वी। मतलब मैं सिंपल से देख रहा हूं, यहां पर थोड़ा अलग दिख रहा है आपको। यहां पर थोड़ा अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सिंपल सा लिया है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि जो विद्युत वाहक बल है वही वोल्टेज होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोध के सिरों पर। मतलब सिंपल सी बात ये बोला जा रहा है कि ये क्या है? ये स्रोत है। ई क्या है? ई क्या है? स्रोत है, ठीक है, स्रोत है, जिसको हम बोल सकते हैं लाभ, ठीक है। लाभ क्यों? लाभ क्यों? क्योंकि हमें स्रोत है ना, मिल रहा है तो लाभ हो रहा है, मिल रहा है, करंट में विद्युत धारा मिल रही है, यहां से ऊर्जा मिल रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। और वी क्या है? ये हानि है, क्योंकि आर जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, गर्म पड़ता है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में मुक्त करता है, ऊष्मा के रूप में मुक्त करता है। तो अर्थात जितना वोल्टेज गेन आ रहा है उतना ये लॉस कर रहा है। तो मतलब एक लूप के अंदर वोल्टेज गेन और वोल्टेज लाभ का जो योग होता है वो जीरो होता है। सिंपल सी बात है, कंजर्व होता है। तो सिंपल सी बात है यहां पर कि जितना वोल्टेज गेन आ रहा है और जितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, दोनों नियत है, या दोनों को हम बोल सकते हैं कंजर्व है। तो जितना यहां पर मिल रहा है उतना ही यहां पर खर्च हो रहा है। सिंपल सी बात, समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? अब इसी तरह के चाहे जितने लगे हों, जैसे यहां पर अब देखिए, अब मैं यहां पर लौट के फिर से आता हूं। कोई भी एक सूत्र यहां पर उठा लो, कोई भी एक सूत्र। कौन सा सूत्र ले लूं यहां पर मैं?
कौन सा सूत्र ले लो यहाँ पर, पहला या दूसरा? चलो पहला सूत्र लेके चलते हैं आगे। पहला सूत्र को हम यहाँ पर, पहला जो सूत्र है इसको आगे लेके चल रहा हूं मैं। पहले सूत्र को यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या लिखा है? माइनस लिखा है I2 R2, फिर क्या लिखा है? प्लस लिखा है E2, प्लस लिखा है E2, ध्यान से देखना। फिर माइनस लिखा है E1, माइनस लिखा है बेटा E1, फिर क्या लिखा है? फिर प्लस लिखा है I1 R1, प्लस लिखा है I1 R1 बराबर लिखा है 0। ये अलग एग्जाम्पल समझा रहा हूं बस आपको, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर ऐसा करो, E को एक तरफ लिख लेते हैं, I1 R1 को एक तरफ लिख लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज लेते हैं और इनको यहीं पर रखते हैं। तो ये E2 माइनस E1 को यहीं रखते हैं, ध्यान से देखते रहना। E2 माइनस E1 को यहीं रखते हैं, E1 को यहीं रखते हैं और बराबर कर देते हैं। ये उधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा I2 R2, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा I1 R1। हो गया कि नहीं? अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, ध्यान से सुनना यहां पर, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये क्या लिखा है इधर, ये स्रोत के बारे में बता रहा है। ये स्रोत मतलब लाभ के बारे में बता रहा है, ठीक है? वोल्टेज लाभ है, जहां से वोल्टेज मिल रहा है। और ये क्या बता रहा है? वोल्टेज हानि के बारे में बता रहा है, जो प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज हानि हो रही है वो बता रहा है। वोल्टेज गेन कितना हो रहा है और वोल्टेज हानि कितना हो रहा है वो बता रहा है। सिंपल सी बात कि ई क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? वोल्टता कितनी है, और ये क्या बता रहा है? कितनी हानि हो रही है। तो सिंपल सी बात अगर देखो तो दोनों बराबर आ रहे हैं, वोल्टता लाभ बराबर वोल्टता हानि, सिंपल सा। अर्थात मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा ई मतलब जितने भी जुड़े हैं, E1 E2 E3 E4 जितने जुड़े हों सेल, सबकी बात करता है। बस बंद लूप होना चाहिए, पास का नियम है, लूप का नियम। जितने भी हैं सिग्मा ई अगर कर दे उनको तो वो बराबर होगा सिग्मा आई आर के। सिंपल सी बात है, जितने भी करंट है और जितने भी प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध और तुल्य करंट का जो योग होगा बराबर होगा तुल्य ई के। या मैं बोल सकता हूं इसको सिग्मा ई बराबर होगा सिग्मा वी के, ठीक है? जैसे इसी का एग्जांपल तो यहां पर दिखाया, ये चीज, ये वाला, ठीक है? यहां पर एक का, इसीलिए एक लगाया था मैंने ना, एक प्रतिरोध लगा है, एक ई लगा है, तो ये आया। अब बहुत सारे लगे होंगे तो बहुत सारे लगेंगे तो ये आएगा। तो मतलब जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि होगी, ठीक है? जितना लगा है उतना ही खर्च होगा ना, उससे ज्यादा तो खर्च हो नहीं सकता, जितना है उतना ही। तो जितना एक लूप में जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये किरचॉफ का नियम है और इसी तरह का इक्वेशन बना के हम किरचॉफ के नियम को हल करते हैं। एक सवाल आपको जल्दी से करवा देता है, ठीक है? एक सवाल है, सवाल कुछ इस तरह से बेटा, सवाल है, जल्दी से सभी बनाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश स्टार्ट कर देंगे। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जल्दी से फटाफट से लग जाओ एकदम। चलो, ये 12 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये है 10 वोल्ट, ठीक है? ये 4 ओम या 5 ओम है और ये भी 3 ओम है। चलिए मुझे बताइए इसमें बहने वाली करंट का मान बताइए। टोटल करंट 5 एम्पियर से, 5 ओम से बहने वाली करंट का नाम बताइए। यहां से जो करंट बह रही है, ठीक है? यहां से बहने वाली जो धारा है, इसको आई मान लें अगर, तो कितनी धारा बह रही है ये बताना है आपको। यहां से बहने वाली करंट को मैंने आई माना है, इस आई का मान बताइए कि इस 5 ओम के प्रतिरोध से जो करंट बह रही है वो कितनी है। सिंपल से बताना है, क्वेश्चन है आपका कि आई बराबर कितनी है। आई मैंने चिन्ह बता दिया ना कहां पर है, बाकी आपको बनाना है। क्या करना है, फटाफट से ध्यान देना, मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना कैसे करना है। थोड़ा जल्दी करूंगा, टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। A B C D E F, कहीं भी चलना स्टार्ट कर दो, कोई भी एक लूप ले लो। पहला लूप ले लें, चलो ये वाला लूप ले लें, ये पहला लूप ले लेते हैं, इस तरह से चलेंगे, ये पहला लूप है हमारा, और इसमें इस तरह से चलेंगे, मान लो ये दूसरा लूप है, इधर से हम घूम रहे हैं, A से B, B से E, E से F, F से A, ठीक है? मैं जा रहा हूं A से B, B से E, E से F, F से A, ये हमारा लूप है पहला, ठीक है? समीकरण लिखो, A से B पे गया, कुछ नहीं मिला, B से E पर जा रहे हैं तो क्या मिला, 3 ओम मिला, और करंट क्या आ रही है, मान लेते हैं कि इसमें करंट आ रही है I1, ठीक है? मान लेते हैं इसमें करंट आ रही है I1, और सॉरी I2, इसमें मान लेते हैं करंट आ रही है I1। तो यहां से I1 करंट आएगी, ठीक है? और यहां से आई है I2 करंट, यहां से ये I1 प्लस I2, I बराबर हो गया है I1
प्लस I2। सिंपल सी बात है, I बराबर I1 प्लस I2 है, तो I का मान क्या है, I बराबर क्या होगा, I बराबर हमें पता है I1 प्लस I2 निकाल के उनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, I1 और I2 का मान निकालना है। देखते रहना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बढ़ रहा हूं इस तरफ डायरेक्शन में, तो 3 और गुणे मिला I2, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि I2 इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये करंट आपको पता है ना, यहाँ पर I करंट बह रही है, ये I करंट यहाँ तक गई है, यहाँ पर हो जाएगा I2 और इधर हो जाएगा I1। ठीक है, सिंपल चली गई। अब -3 गुणे I2 हो गया, आगे चलेंगे तो प्लस के साथ मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये 12 वोल्ट मिलेगा, प्लस 12 वोल्ट। ऊपर चले जाओ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर आएंगे तो ये माइनस चिन्ह मिलेगा, मतलब 10 वोल्ट मिलेगा, -10। और फिर और आगे आएंगे तो I1 के साथ चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो I1 प्लस हो जाएगा I1 और गुणे आ जाएगा 3 ओम बराबर हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 12 में से 10 गए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 I2 प्लस हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 3 I1 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हल करो तो ये, इसको I1 और I2 को ऐसा लिख लेते हैं, 3 I1 माइनस 3 I2। ठीक है, 3 I1 माइनस 3 I2 और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1। या इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, 2 को उधर भेज लो, 2 को इधर भेज देते हैं बराबर के, तो 2 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर -2 के, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लूप लगा रहे हैं। लूप में हम लिख रहे हैं, लूप कौन सा, बी सी डी ई बी में, बी सी डी ई बी में। ठीक है, ये लूप में बी से सी पे जाओ, क्या मिल रहा है, करंट चल रही है, करंट की डायरेक्शन I है, I के साथ चल रहे हैं, I को I ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, I को हम फिर I1 प्लस I2 लिख लेंगे। और मिला 5 ओम, धारा की दिशा में चलते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन मिला, I1 प्लस I2 मिल रहा है और मिल रहा है गुणे 5 ओम। ठीक है, और आगे गए D पर पहुंचे, D से हम जा रहे हैं E पर, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, 3 ओम मिला। ठीक है, तो प्लस लगाएंगे और ये आ जाएगा, फिर से I1 प्लस I2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 ओम। फिर पहुंचे हम E पर, E से इधर मुड़ेंगे तो माइनस के साथ क्या मिला हमें, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 और आगे आए तो हमें मिला प्लस की डायरेक्शन में I2 और मिला हमें 3 ओम और बराबर 0। बात सही है क्या? E2 सेल ऊपर भी तो जाएगा, क्यों जाएगा बेटा, गधा है क्या, एकदम यहाँ पर लिखा है ना, तो क्यों जाएगा भाग के, जहां जो लिखा है वो वही लिखा है, सिंपल सी बात है। कहां जाएगा ऊपर, भाग रहा है क्या, उछल रहा है क्या, वो कहां जाएगा ऊपर, कहां जाएगा, उड़ गया है, उड़ रहा है क्या वो, ऊपर कहां जाएगा, ऊपर कहां जाएगा, E2 कहां है, E2 ये है, ऊपर क्यों जाएगा, ये लिखा है ना, समीकरण बना रहे हैं तो ना, जो रास्ते मिल रहा है उसको लिखेंगे। उड़ रहा है क्या वो, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां जाएगा ऊपर, जबरदस्ती ऊपर जाएगा। अच्छा, 5 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 I1 और प्लस हो जाएगा प्लस 3 I2 माइनस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 3 I2 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको, जल्दी से हल करो, समीकरण जल्दी से बनाओ, हो गया सवाल आपका हल। देखो I1 को जोड़ लो, I2 को, तो ये 5 I1 है, ये 3 I1, तो 5 3 कितना हो गया, 8 I1। यहां से हल करो, ये हो गया 8 I1। अब I2 को जोड़ो, 5 I2 प्लस में यहां है, फिर 3 I2, 5 3 8 I2 और 3 I2 और 5 3 8 और 8 2 10 है कि 11 I2, तो प्लस क्या आ गया 11 I2। फिर क्या बचा, -12 बचा है, तो 12 को उधर भेज देते हैं बराबर के, तो 12 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। सही है क्या? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक साथ लिखते हैं। ये हमारे पास 3 I1 माइनस 3 I2 बराबर 2 आया है, माइनस का। दूसरा समीकरण क्या आया है, 8 I1 प्लस 11 I2 बराबर आया है बेटा 12 के। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 ये लिखा है, समीकरण 2 लिखा है, दोनों को बराबर करना है। कोई एक चीज हटा देते हैं, जैसे मुझे I1 हटाना है तो ऐसा करो, इसमें 8 से गुणा कर दो इसको, जैसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो भी आपने कक्षा 11वीं 10वीं पढ़ा है जो आपने। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, समीकरण पहले में जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दो और इसमें 3 से गुणा कर दो। इसमें गुणा कर देते हैं 8 का, इसमें गुणा कर देते हैं 3 का। क्यों? क्योंकि मैं I1 को बराबर करना चाहता हूं। इसमें 8 त्रिक 24 हो जाएगा और ये भी 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो सिंपल सा आ जाएगा 24 I1 माइनस 8 त्रिक 24 I2 बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, 3 का गुणा इसमें करो, 3 अठे 24 I1, ठीक है, प्लस 3 से गुणा होगा 11 तिका 33 I2 बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36। अब
माइनस चिन्ह लगाओ, इसको घटा दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, घटा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, I2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। और 4 3 7, 3 2 5, ठीक है, 4 3 7, 3 2 5, I2 बराबर कितना हो जाएगा, -16 -32 घटाएंगे तो माइनस माइनस घट जाएगा, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 6 12 का 2, 3 1 4 और 1 5, 52। तो I2 बराबर आ गया हमारे पास 52/57 एम्पियर के, ये I2 आ गया। इसका मान उठा के चाहे जिस समीकरण में लिख लो, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में जैसे ही मान आएगा दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो I2 का मान आ गया हमारे पास, I1 का मान इसमें से निकाल लें, 3I1 माइनस 3I2, I2 का मान कितना है 52/57 बराबर कितना है -2। हल करो, इसमें से I1 का मान निकल आएगा, I1 का मान जो भी आएगा I बराबर कर देना, I1 प्लस I2, दिस इज आवर आंसर, लिख लेना, हो गया खत्म काम। तो इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे तब होगा थोड़ा, ठीक है, और क्वेश्चंस को लगाते रहना। अब इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, इसी क्वेश्चन को होमवर्क बना रहा हूं आपका, ये होमवर्क है, और होमवर्क है आपका कि आपको मुझे बताना है कि ये जो 3 ओम का है, इसको मान लो R1 मैं बोल रहा हूं, R1 बराबर 3 ओम है, R1 के सिरों का, R1 के सिरों का, ठीक है, R1 के सिरों का विभवांतर बताना है आपको, या R1 का विभवांतर बताओ, R1 का विभवांतर बताइएगा कि R1 का विभवांतर कितना है। मान लो तो ये पॉइंट है, इसको छोटा ए पॉइंट बोल दो, तो ए और छोटे ए बीच का विभवांतर कितना है ये बताना है। R1 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा है यहाँ पर, और इसका विभवांतर आपको बताना है कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल का टॉपिक बेटा मैं ऊर्जा बताऊंगा, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और वैद्युत शक्ति क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही था, और होमवर्क कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। होमवर्क करके आना, प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना क्या है, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।